ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम फॉर इन बायोलॉजी क्लासेस। सो आज के हमारे इस क्लास के अंदर हम लोग बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें करने जा रहे हैं। मैं आपको बायोलॉजी टीच करूँगा, राइट। सो हम लोग स्टार्टअप कहाँ से करेंगे? देखो बच्चा, कोई भी आप कंपटीशन में बैठते हो, आपको बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर हैं तो आप किसी भी कंपटीशन में बैठ सकते हो, राइट। और आफ्टर ऑल हम सभी का एम क्या है कि कंपटीशन देके एक अच्छी सी जॉब हासिल करना, राइट। सो हम लोग आज आपका एक कंसेप्ट शुरू करने जा रहे हैं जो आपकी बायो में सबसे बेसिक और सबसे कंपलसरी चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी बेस बनाएगी, राइट, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो बात कर लेते हैं। सबसे पहले आज हमारा जो टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड की, राइट। एक चीज़ और, जब भी आप कभी भी किसी भी लेक्चर की प्रिपरेशन करते हो, अपने पास एक नोटबुक और पेन ज़रूर से ज़रूर कैरी रखें ताकि इस चीज़ को आप नोट डाउन कर सको और आपको मेमोराइज रह सके। तो लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। लिविंग वर्ल्ड है क्या? आपको पता है लिविंग मीन्स जीवित, वर्ल्ड मीन्स संसार। तो वो सारी चीज़ें जो लिविंग है, जीवित हैं, और जो आपके सराउंडिंग्स इन्वायरमेंट में मिलती हैं, उसको कंबाइनली क्या बोलते हैं? लिविंग वर्ल्ड। इसके अंदर क्या आ जाते हैं? इसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, है ना, एनिमल्स भी आ जाते हैं और प्लांट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। और एनिमल्स में क्या है? एनिमल में सिंगल सेलुलर एनिमल्स भी आ जाते हैं और मल्टी सेलुलर एनिमल्स भी आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर, राइट। तो ये सारी चीज़ें कंबाइनली क्या बनाती हैं? लिविंग वर्ल्ड। ऑफ कोर्स इसके साथ लिविंग वर्ल्ड में कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो भी परफॉर्मेंस अपनी देते हैं, जैसे एयर हो गए, है ना, वाटर हो गया। एबायोटिक मीन्स जो नॉन लिविंग है ना, एयर, वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हो गई। ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ जाते हैं। चलिए इसके बारे में हम अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। लिविंग वर्ल्ड में हम सबसे पहले बात किसकी करने जाएंगे? एनिमल्स की, राइट। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी लिविंग वर्ल्ड के अंदर सबसे पहले क्या प्रेजेंट है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एक और चीज़, इनएनिमेट एंटिटीज। इनएनिमेट एंटिटीज, ये इनएनिमेट एंटिटीज क्या है अभी देखते हैं। पहली चीज लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास लाइफ होती है? बिल्कुल ठीक है, लाइफ होती है। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास सेल्स होते हैं? बिल्कुल होते हैं सेल्स, ठीक है। क्या सभी इन एनिमेट एंटिटीज के पास लाइफ होती है? जैसे हमने अभी एबायोटिक कंपोनेंट लेके थे, उनकी कोई लाइफ है? नहीं, नो लाइफ। इसको लिख दो, नो लाइफ। क्या उनके पास सेल्स हैं? नो सेल्स। तो हमने उसे इसमें क्यों डाला है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ज़रा देखना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं? बिल्कुल है भाई। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो सबसे पहले सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंगल सेलर हो चाहे वो मल्टी सेलर हो, वो क्या करते हैं? ग्रोथ शो करेंगे। दूसरा, रिप्रोडक्शन शो करेंगे, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म, राइट। और क्या करते हैं? उनको कॉन्शियसनेस होती है, कॉन्शियसनेस टू द इन्वायरमेंट, है ना। इन्वायरमेंट में कुछ भी चेंज होगा तो उनको पता चल जाएगा, कॉन्शियस है वो इस चीज़ के बारे में। आगे इनमें सेलुलैरिटी होती है, सेलुलैरिटी। अब ज़रा बात कर लेते हैं आगे कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलैरिटी, ये पांचों फीचर्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो क्या इन सभी को डेफिनेट फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं? डेफिनेट फीचर्स क्या होते हैं देख लेते हैं ज़रा। डेफिनाइट फीचर्स,
डेफिनेट फीचर्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म, पहली चीज वो फीचर्स जो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं, हम लोग लिख लेते हैं दोज फीचर्स which found in all organisms. सेकेंड, जो सिर्फ ऑर्गेनिज्म, जो सभी ऑर्गेनिज्म में मिले, एंड ओनली इन ऑर्गेनिजम्स। क्या मतलब हुआ इसका कि कुछ ऐसे फीचर्स जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिले और सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिले, उन्हें क्या बोलते हैं? डेफिनेट फीचर्स बोलते हैं। तो क्या ये पांचों चीजें डेफिनेट फीचर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की? जरा इस पे डिस्कशन करके देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ग्रोथ को। ग्रोथ क्या है बेटा? कोई भी एक सेल है या एक कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जब वो स्टार्टिंग में जब उसका बर्थ होता है इस हमारे इन्वायरमेंट में, जब वो आता है तो वो पहले यंग वन होता है, बिल्कुल एक सिंगल सेल रहेगा, फिर वो डिवाइड करके मल्टी सेलर होगा, है ना। धीरे धीरे उसका साइज बढ़ेगा, ग्रो करेगा, तो उसका साइज भी इंक्रीज हो रहा है और नंबर ऑफ मास भी इंक्रीज हो रहा है। ग्रोथ में क्या होती है? पहले तो साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, और प्लस में नंबर ऑफ साइज ऑफ मास भी इंक्रीज होगा। हम यहां पर क्या लिखेंगे? साइज इंक्रीज होगा और दूसरा मास भी इंक्रीज होगा। मास भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। उसे क्या बोलेंगे? ग्रोथ। तो क्या साइज इंक्रीज होना और मास इंक्रीज होना ये सिर्फ ऑर्गेनिज्म में मिलता है और किसी में नहीं मिलता? थिंक अबाउट इट। नो, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो मिलता है, साथ में कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स में भी मिलता है, नॉन लिविंग थिंग्स में भी मिलता है। फॉर एग्जांपल, हमारे अर्थ के ऊपर जो सॉइल प्रेजेंट है ना, अर्थ के ऊपर वाली लेयर पे जो सॉइल है, एवरी 10 ईयर्स में ये 1% इंक्रीज कर जाती है। इसके बारे में शायद आपको पता हो भी सकता है, नहीं भी, जरा यहां पर देख लेते हैं। एवरी 10 ईयर्स में 1% सॉइल ऑन द अर्थ क्रस्ट विल इंक्रीज, ठीक है। तो अब यहां पर क्या हुआ? मास इंक्रीज कर गया और साइज भी इंक्रीज कर गया। तो क्या आप इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलोगे? नहीं बोल सकते, है ना। तो दैट्स वाई ग्रोथ को डेफिनेट फीचर्स में हम लोग नहीं ले सकते। दूसरी हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की, कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन जो है उनमें उसका डेफिनेट फीचर हो सकता है नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हमें पता है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन के बाद ही पहले तो पैदा होती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो कभी रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। जैसे एग्जांपल मैं डाल देता हूं, म्यूल्स की हो गया, इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स हो गया, ह्यूमन बींग्स, है ना। और दूसरा, मधुमक्खियों में भी ये चीज देखने को मिलती है, जो वर्कर बीज होती हैं उनको बोलते हैं स्टेराइल वर्कर बीज, ठीक है। इन सभी के अंदर रिप्रोडक्शन नहीं होता। दैट्स वाई रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनाइट फीचर हम लोग नहीं ले सकते, ना इसे ले सकते। आगे बात करेंगे मेटाबॉलिज्म की। तो क्या मेटाबॉलिज्म सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है या लिविंग सेल्स में मिलता है? देखते हैं मेटाबॉलिज्म है क्या। जरा इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देख लेते हैं कि व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म, राइट। इसको हम लोग थोड़ा रब कर लेते हैं। अब हम मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो मेटाबॉलिज्म है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आप याद रखोगे कि मेटाबॉलिज्म जितनी भी तरह की केमिकल रिएक्शंस एक लिविंग सेल के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती हैं, उन सब का कॉम्बिनेशन है मेटाबॉलिज्म, राइट। इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं दोबारा कि मेटाबॉलिज्म है क्या, राइट। वी विल टॉक अबाउट द मेटाबॉलिज्म नाउ। मेटाबॉलिज्म क्या है? द सम टोटल ऑफ
ऑल द chemical reactions in organism। एक चीज और ध्यान देने वाली बात है, क्या ऑल केमिकल रिएक्शन? नहीं, यहां हम बोलेंगे ऑल बायोलॉजिकल। इट इज ऑल बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन। द सम टोटल ऑफ ऑल द बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसको क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म। अब देखो मेटाबॉलिज्म के अंदर होगा क्या कि कुछ चीजें बनेंगी और कुछ चीजें टूटेंगी। फॉर्मेशन भी होगा और डिग्रेडेशन भी होगा, और दोनों में ही एक चीज कॉमन रहेगी, क्या? एनर्जी बनेगी। क्या है कॉमन? याद रखना, जितने भी मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूं आपको इसको एज इट इज याद रखना है, क्योंकि यही पॉइंट्स आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। जैसे कि पूछ लेगा कि क्या कॉमन चीज क्या है मेटाबॉलिज्म के अंदर, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, इन सभी में कॉमन फीचर्स क्या है? कॉमन चीज क्या है कि उनके अंदर एनर्जी बनेगी, बेशक वो फॉर्मेशन हो, सिंथेसिस हो। फॉर्मेशन का एक और नेम भी है, क्या? सिंथेसिस भी इसको बोलते हैं। बेशक वो फॉर्मेशन, सिंथेसिस हो या फिर वो डिग्रेडेशन, उसमें एनर्जी बनेगी ही बनेगी। सो मेटाबॉलिज्म के अंदर जैसे हमको एनर्जी चाहिए, राइट? अब एनर्जी के लिए हम लोग क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी के लिए जब भी उनको एनर्जी चाहिए होती है वो सिंपल से प्रेफर करेंगे कि वो फूड खा लेते हैं, राइट? जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, मुझे भूख लगेगी, राइट? तो मैं क्या करूँगा? कुछ भी फूड, छोटी सी आइटम, एप्पल, एनीथिंग आई कैन ईट, ताकि मुझे एनर्जी मिले। अब एप्पल तो बहुत बड़ा पीस है, राइट? काफ़ी बड़ा है। ये एप्पल जैसे ही मैं खाऊंगा, ठीक है, तो ये एप्पल क्या करेगा? मेरी बॉडी में जाके छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, है ना? पहले तो मैं इसको माउथ में ब्रेक डाउन कर लूंगा, तो जब ये छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक डाउन करेगा तो ब्रेक डाउन करते ही मुझे क्या होगा? रिलैक्स फील होगा और एनर्जी फील होगी, राइट? तो ब्रेक डाउन में यानी डिग्रेडेशन में क्या होता है? बड़े मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं और प्लस में क्या छोड़ते हैं? एनर्जी बनाते हैं, ठीक है? तो ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन गए। अब देखो ये जितने भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स बने हैं ये भी तो किसके सोर्स हैं? एनर्जी के सोर्स हैं, इस फूड आइटम के सोर्स हैं, लेकिन अभी ये यूटिलाइज नहीं हुए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इनका गॉड ने ना बॉडी के अंदर बड़ा अमेजिंग फैक्टर लगाया हुआ है कि हम लोग हर चीज़ को यूटिलाइज कर लेते हैं मोस्टली। तो ये जो जितने स्मॉल पीसेस बने हुए हैं इन्हें भी क्या करते हैं बाद में? ये बॉडी क्या करती है? ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स को कनेक्ट कर करके बड़े मॉलिक्यूल्स बना के स्टोर कर लेती है बॉडी में, ठीक है? जैसे एग्जांपल देते हैं, ग्लाइकोजन रिजर्व फूड मटेरियल इन एनिमल्स, है ना? तो क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में फूड स्टोर हो जाता है। दूसरा ग्लूकोज बोल लेंगे, इसका दूसरा नेम क्या है? ग्लूकोज भी है। तो ग्लूकोज भी क्या है? हमारी बॉडी के हर सेल के अंदर ग्लूकोज मिलता है। दैट्स वाई ग्लूकोज डिग्रेड करके बाद में क्या करेगा? फिर से एनर्जी बना देगा। अब देखो एप्पल खाया, एनर्जी मिल गई, फॉर्मेशन, डिग्रेडेशन हो गई और स्मॉल मॉलिक्यूल्स बन गए, ठीक है? और इसमें क्या हुआ? फॉर्मेशन के अंदर, फॉर्मेशन में स्मॉल मॉलिक्यूल्स मिलके बड़ा मॉलिक्यूल बना दिया है, सिंथेसिस प्रोसेस हो गया है, और प्लस में क्या है? प्लस में एनर्जी भी बन रही है। स्पेशल है, यहाँ पे ध्यान रखना इस चीज़ का, एनर्जी भी स्पेशली बन रही है, राइट? तो मैं इनका नेम क्या ऐसे बोल दूं कि बस ये एक मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है जिसमें ये होता है? नहीं, इनका स्पेसिफिकली नेम दिया हुआ है जिसे हम लोग बोल सकते हैं क्या? इसे बोलेंगे हम लोग कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। और ये क्या है? एनाबॉलिज्म। जब समटाइम्स ओल्ड एज हो जाती है, ये स्पेशल है, इनका स्पेसिफिक नेम है, स्टार लगा लेना, ठीक है? जब हमारी ओल्ड एज हो जाती है और बॉडी प्रॉपरली वर्क कर नहीं पाती है ना, ओल्ड एज में मांसपेशियों में जान नहीं रहती, बॉडी में ज़्यादा एनर्जी नहीं रहती, कुछ खास काम, फास्ट काम हम लोग कर नहीं सकते, तो उस वक्त डॉक्टर क्या बोलता है? समटाइम्स आप बीमार हो गए हो, है ना, डॉक्टर के पास जाओगे, या ओल्ड एज हो गई है, डॉक्टर बोलता है आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म कम हो गया है। मेटाबॉलिज्म कम हो गया यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन कम हो गई है। पहली चीज़, फूड खाओगे सारा पचेगा नहीं, है ना, डिग्रेडेशन होती, फूड खाओगे सारा पचेगा नहीं, ठीक है, और उसके बाद जो बचा हुआ फूड मटेरियल है वो सारा स्टोर होगा नहीं प्रॉपरली।
सो मेटाबॉलिज्म अल्टीमेटली ओल्ड एज में जाके क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। या फिर आप बहुत आप वीक हो गए हो, बीमारी लग गई आपको कोई, तब भी आपका मेटाबॉलिज्म डाउन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद अब हम आगे बात करेंगे। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? क्या ये आपको किसी भी तरह के एयर, वाटर या सॉइल में देखने को मिलता है? नहीं, नो, ये हमको किसी भी एयर, वाटर या सॉइल में देखने को नहीं मिलता। ये एक डिफाइनिंग फीचर है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही मिलता है, चाहे वो सिंगल सेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, डज नॉट डिपेंड। ठीक है, कुछ भी हो, सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर मेटाबॉलिज्म उसमें मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अब आगे थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसी में ही एक छोटा सा फीचर आ जाता है, उसके बारे में थोड़ा सा आगे बात करने वाला हूँ। पहले हम देख लेते हैं कॉन्शियसनेस के बारे में। चलो रिवर्स चलते हैं और हमारे पास जो हमारा टॉपिक था उसके बारे में बात करते हैं। तो हम आगे बात कर रहे थे किसके बारे में? कॉन्शियसनेस के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये डिफाइनिंग फीचर हो गया, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डिफाइनिंग फीचर, डी लिख देता हूँ। ठीक है, आपको पता चल जाएगा। सेकंड, कॉन्शियसनेस। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सिंगल सेलुलर हो वो मल्टी सेलुलर हो, क्या वो आसपास के सराउंडिंग को, इन्वायरमेंट को सेंस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, यही तो उनकी खासियत है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फिर चाहे वो कॉन्शियसनेस हो, कॉन्शियसनेस क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है ना, सेल्फ अवेयरनेस होती है, ये मोस्टली आपको किस में मिलती है? सेल्फ अवेयरनेस, मतलब अपने अच्छे और बुरे के बारे में पता होना। अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस मोस्टली आपको किस में मिलेगी? हायर एनिमल्स में भी, ह्यूमंस के अंदर मिलेगी। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि सेल्फ अवेयरनेस की कैपेबिलिटी कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिल सकती है? सेल्फ अवेयरनेस की कैपेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस में ही मिलती है। बाकी जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें कॉन्शियसनेस तो होती है, डिफाइनिंग फीचर तो है, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती इतनी ज़्यादा उनके अंदर। ठीक है ना, मतलब अपने सराउंडिंग के मुकाबले वो बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं रहते, जबकि ह्यूमंस ऐसे हैं बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। जैसे मौसम टेम्परेचर चेंज होता है, हम लोग क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनने शुरू कर देते हैं, है ना, और टेम्परेचर चेंज होते ही हम लोग ज़्यादा वाटर ज़्यादा पीना शुरू कर देते हैं। डिपेंड्स अपॉन द एनवायरनमेंट, हम अपना खाना पीना जो है बदल देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं सेलुलैरिटी की। सेलुलैरिटी का मतलब क्या है बेटा? कि उसके अंदर जो है क्या सेल्स प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है, इसीलिए इसे एक डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म भी बोला जा सकता है। बोलेंगे, बोला जा सकता है नहीं, इसे बोलेंगे हम लोग। ठीक है, तो आउट ऑफ द 5 these 3 आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दीज आर द डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बाकी के क्या है? इन सभी को, बाकी के जो 2 बचे हैं, इनको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक तो बोल सकते हैं कि उनमें ये फीचर मिल सकते हैं, कैरेक्टर्स हैं। तो लेकिन सभी ऑर्गेनिज्म में ये सभी कैरेक्टर मिले ऐसा ज़रूरी तो नहीं है। लेकिन डिफाइनिंग फीचर्स की बात करेंगे तो डिफाइनिंग फीचर्स ये 3 हैं जो कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, ये डिफाइनिंग फीचर हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। दूसरा, सिर्फ ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं। अब मैं एक और बात कर लेता हूँ, यहाँ पर कॉन्शियसनेस के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो अवेयरनेस है, कॉन्शियसनेस है। अगर मैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉर्मल कंडीशन में है ना, हम लोग उसे स्टिमुलेट करते हैं कोई भी केमिकल डाल के, कोई भी फिजिकल कंडीशन से, या फिर पिंच करके उसे, है ना, इस तरह से पिंच करते हैं, राइट। तो क्या वो उसको रिस्पॉन्ड करेगा? बिल्कुल करेगा, अवेयर है वो इस चीज़ के बारे में, है ना। कुछ केमिकल डाल देंगे तो वो भी उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो कॉन्शियसनेस उसके अंदर रहती है। एक छोटी सी चीज़ मेटाबॉलिज्म के अंदर रह गई थी, उसे हम ज़रा डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा सा। इट इज़ कंपल्सरी, मैं इसे ऐड कर देता हूँ यहीं पर। मेटाबॉलिज्म के अंदर ही एक छोटी सी चीज़ थी, मेटाबॉलिज्म के अंदर, हैशटैग लगा लो, स्पेशल है ये, आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म।
आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म है क्या बेटा, ज़रा ध्यान से। हमें पता है मेटाबॉलिज्म एक रिएक्शन है, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलती है, जिसमें क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन होती है, नंबर ऑफ सेल जिसकी वजह से इंक्रीज कर जाता है। तो क्या ये मेटाबॉलिक रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर ही हो सकती है, बाहर नहीं हो सकती? गलत, ये बाहर भी परफॉर्म की जा सकती है। कैसे? हमें पता है बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन है ये कुछ, तो क्या हम लोग इस रिएक्शन को स्टडी करके हम लोग लेबोरेटरी के अंदर से परफॉर्म कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया एक सिंपल सा सेल, ठीक है, और हमने यहाँ पर कुछ इसके फेवरेबल कंडीशन का इन्वायरमेंट बना दिया, कुछ ग्लूकोज का लाइट सॉल्यूशन बना दिया, कुछ लाइट सॉल्यूशन बना दिया ताकि इसको एनर्जी मिलती रहे इससे, ठीक है। और हमने इस सेल को इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये है एक टेस्ट ट्यूब, इसके अंदर हमने इसे डाल दिया। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, इसी टेस्ट ट्यूब के अंदर जहां पर हमने एक सेल डाला था वो ग्रो करके, और अपने आप की पहले तो वो ग्रो करेगा, ठीक है, ग्रो करने के बाद वो क्या करेगा, साथ में डिवीज़न भी करनी शुरू कर देगा, क्योंकि जब वो ग्रो करेगा उसे सेंस मिलेगी तो सभी लिविंग सेल्स अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, है ना, तो ये भी डिवाइड करेगा। अल्टीमेटली होगा क्या, यहाँ पर एक कल्चर प्रोड्यूस हो जाएगा, बहुत सारे सेल्स आ जाएंगे। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन यहाँ भी परफॉर्म होगी है ना, इसको एनर्जी मिल गई है राइट। सो एनर्जी की वजह से इसने अपने अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन की, और केमिकल रिएक्शन की वजह से इसके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कर गए। सो इसे बोलते हैं आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। सो मेटाबॉलिज्म क्या है, आउट ऑफ द सेल भी, आउट ऑफ द ऑर्गेनिज्म भी की जा सकती है। कैन बी परफॉर्म्ड आउट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। सो आई होप इतना आपका सारा ये टॉपिक क्लियर है। अब ज़रा आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूं। अब हम बात कर लेंगे इन्हीं 5 फीचर्स के बारे में। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन है क्या, अपने जैसी और प्रोजनी प्रोड्यूस करने को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन 2 तरह से हो सकता है, एसेक्सुअली भी और सेक्सुअली भी, राइट। रिप्रोडक्शन कुड बी एसेक्सुअल और सेक्सुअल। अगर वो एसेक्सुअल है तो क्या होगा, हो सकता है ये यूनिपेरेंटल हो, लेकिन सेक्सुअल क्या होगा, हमेशा यूनिपेरेंटल भी हो सकता है और बाई पेरेंटल भी हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके अंदर, क्या है, जैसे प्लांट्स और बाई पेरेंटल के अंदर एनिमल्स, ऑलराइट। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जब यूनिपेरेंटल हो रहा है तो और क्या क्या फीचर्स इसके हो सकते हैं, जरा ध्यान दे लेते हैं। सबसे पहले गैमीट फॉर्मेशन। तो क्या गैमीट्स बनेंगे, बनेंगे या नहीं बनेंगे, बनेंगे भी और नहीं भी बनेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जिनमें गैमीट्स बन सकते हो, है ना, और कुछ ऐसे हैं जिनमें नहीं बनते क्योंकि ये यूनिपेरेंटल होते हैं, ध्यान देना। एंड अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एवरी टाइम गैमीट बनेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कभी नहीं होगी, लेकिन
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फर्टिलाइजेशन होगी, पॉजिटिव। आगे बात कर लेते हैं वेरिएशन। वेरिएशन, अगर रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल है तो कभी भी उसमें वेरिएशन क्रिएट नहीं होगा, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, चाहे वो सिंगल पेरेंटल हो चाहे वो बाई पेरेंटल हो। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी नहीं होता है ना, क्योंकि यहाँ पर कोई किसी भी तरह का हमको दूसरे पार्टनर की हेल्प तो लगी नहीं रही है। सिंगल पेरेंटल है तो जो भी उसके कैरेक्टर रहेंगे वही उसके प्रोजेनी के कैरेक्टर रहेंगे, राइट। आगे बात कर लेते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। तो क्या ये कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बात करें तो ये सिंपल भी है और फास्ट भी है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स और स्लो है ना। कॉम्प्लेक्स एंड स्लो ये कैसे हैं हमें पता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान गैमेट्स बनेंगे, वो गैमेट्स अपने पार्टनर के गैमेट्स के साथ मैचअप करेंगे, है ना, फ्यूज़ करेंगे, जिसको फ्यूज़ करने के बाद पहले वो कंपैटिबल टाइप होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी, फ्यूज़ होने के बाद उनमें जाइगोट फॉर्मेशन होगी, यानी कि फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स, है ना। तो इस सारी प्रोसेस के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा टाइम चला जाता है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। दैट्स वाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही स्लो प्रोसेस है, लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये हमेशा सिंपल रहती है और बहुत ही फास्ट रहती है। यानी एक एनिमल, अगर एक एनिमल है तो वो एक साल में मतलब मोस्टली 2 प्रोड्यूस कर दिए प्रोजनी, या 1 प्रोड्यूस कर दी या 3 कर दी। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक ही साल के अंदर एक एनिमल, एक ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ प्रोजेनी प्रोड्यूस कर सकती है। ऑलराइट, अब जरा सी आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर एग्जांपल्स कुछ दी हुई हैं, इसको नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले आ जाती है फिशन। ऑलराइट, सो फिशन है सबसे पहले। फिशन के बारे में बात करेंगे और क्या क्या इसमें फीचर्स हैं। फिशन आ गई हमारी, बडिंग आ गई और फ्रेगमेंटेशन आ गई। फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। ऑलराइट, तो फिशन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है। फिशन सबसे पहले किस में मिलेगा, ज़रा ध्यान से देखना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले ये देखने को मिलता है। किसमें? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। ऑलराइट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये देखने को मिलेगा, जैसे पैरामीशियम, और पैरामीशियम के अलावा और क्या हो सकते हैं? अमीबा है, कुछ बैक्टीरिया है। ऑलराइट, बैक्टीरिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे फिशन होता क्या है। फिशन का सिंपल सा मतलब है डिवीज़न होना, डिवाइड होना। अगर एक सेल है वो इस तरह डिवाइड कर जाए और 2 नए सेल बन जाएं जो बिल्कुल वही कैरेक्टरिस्टिक फीचर शो करे जो पेरेंटल कर रहा था, इसे क्या बोलेंगे? फिशन। ऑलराइट, इतना आपको समझ में आया। आगे बात करेंगे बडिंग के बारे में। बडिंग क्या है बेटा? बडिंग के अंदर क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अपनी जैसी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहा है। रिमेंबर दैट, मैंने बोला लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉट प्लांट और एनिमल, इट कुड बी एनीथिंग। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अपनी जैसी प्रोजेनी प्रोड्यूस कर रहा है, और प्रोजेनी प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या है? एक खास स्ट्रक्चर की मदद ले रहा है जिसे हम बोलेंगे बड।
जैसे हमको पता है प्लांट के अंदर इस तरह से एक बड निकल आती है ना, और ये बड जैसे जैसे प्लांट ग्रो करता है ये बड थोड़े टाइम बाद एक पूरी की पूरी ब्रांच का रूप ले लेती है और इस पे लीव्स वगैरह आ जाते हैं, है ना। इसके बारे में तो हम जानते ही हैं। सो सेम फीचर अगर हम इसको यहाँ से अलग कर दें, डिवाइड कर दें, तो क्या है, इसको मिट्टी में लगा दोगे ना आप, तो ये भी एक पूरे के पूरे प्लांट का रूप ले लेगी, राइट। सो सेम फीचर कई बार एनिमल्स में भी देखने को मिल जाता है। एनिमल भी कुछ बर्ड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जांपल उसमें दी हुई है हाइड्रा की। हाइड्रा एक ऐसा एनिमल है, हाइड्रा होता कैसा है, बिल्कुल ऐसा रहेगा हाइड्रा, ठीक है। ये उसमें कुछ फ्रिंजेस प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। सेंटर में हाइड्रा के माउथ प्रेजेंट रहता है, माउथ पे सीरियाज रहेंगे, ठीक है। तो इस तरह का रहता है कुछ हाइड्रा, ठीक है। और हाइड्रा का ये माउथ है, ये हम खाएगा कैसे, हम एनिमल जैसा तो लग नहीं रहा, लेकिन ये एक एनिमल है, ठीक है। वाटर करंट की मदद से जो भी छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स उस पानी में प्रेजेंट है ये उसको अंदर कैप्चर कर लेता है, ठीक है। और आफ्टर डिग्रेडेशन उसको इसी मेथड से बाहर भी निकाल देता है। तो हाइड्रा के अंदर ये देखने को मिलती है बडिंग कैसे, ज़रा ध्यान देते हैं। हाइड्रा में ना एक स्मॉल सी बड ऐसे निकल आती है, ठीक है। जब ये एक पर्टिकुलर एज पे पहुंचता है, पर्टिकुलर अपने स्ट्रक्चर पे पहुंचता है ऑफ द मैच्योरिटी, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर आने के बाद ये बड क्या करती हैं, बड डिटैच कर जाती हैं यहाँ से, और जैसे ये डिटैच करती हैं तो ये बड एक न्यू हाइड्रा का रूप ले लेती है। वही सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो उसके पेरेंटल हाइड्रा में थे वो सारे इसके अंदर भी आ जाते हैं, ठीक है, सेम एज इट इज़ अपने पेरेंटल। तो इसे हम क्या बोलेंगे, बडिंग। तो बडिंग हमने प्लांट में भी देख ली, एनिमल में भी देख ली। बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं कि हाइड्रा इज अ प्लांट और एनिमल। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा और इजी सा आंसर है, हाइड्रा इज अ एनिमल। वाई? क्योंकि ये तो बडिंग शो कर रहा है। हाइड्रा इज ए एनिमल बट इट बिहेव्स लाइक प्लांट बिकॉज ऑफ द बडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। आगे बात कर लेते हैं अब हम फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात करते हैं कि कोई भी, वही बात है, कोई भी एक सेल हो वो डिवाइड कर जाए, फ्रेगमेंट्स उसके कितने भी फ्रेगमेंट बन जाएं, और हर एक फ्रेगमेंट चाहे वो कोई सा भी फ्रेगमेंट हो, फ्रेगमेंट ए, फ्रेगमेंट बी, फ्रेगमेंट सी, फ्रेगमेंट डी, एक न्यू प्लांट को ग्रो कर सकता हो, उसे क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। तो बडिंग की हमने एग्जांपल नहीं लिखी, बडिंग की एग्जांपल लिख लेते हैं। बडिंग किस किस में मिलती है? ईस्ट में मिल जाती है और हाइड्रा में मिल जाती है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन आपको समझ में आ गया कि एक लिविंग सेल है, उसके कितने भी पार्ट्स हो जाएं और उसका कोई भी पार्ट एक नए एनिमल को अगर ग्रो कर सकता हो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो फ्रेगमेंटेशन किस में देखने को मिलती है? फ्रेगमेंटेशन आपको देखने को मिल जाती है एल्गी में। सबसे पहले ये मिलेगी आपको फिलामेंटस, फंजाई और एल्गी में, राइट। फिलामेंटस फंजाई के अंदर भी ये किस किस में मिलती है? ये मिल जाएगी आपको, एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा और यूलोथ्रिक्स की। बेटा ये जो जितनी भी एग्जांपल्स आपको मिल रही है ना, ये कंपटीशन बेस से बहुत ज़्यादा कंपलसरी है, तो इसको आप ज़रा ध्यान से इसको नोट डाउन करके रखना अपने पास, राइट। सो एक और चीज़ हम बोलेंगे यहाँ पे, फ्रेगमेंटेशन एक और चीज़ में भी मिलती है जो कि है मोजस के अंदर। मोजस क्या है? ये भी प्लांट की कैटेगरी है ना। लेकिन प्लांट की कैटेगरी के अंदर इसमें दो फेस होते हैं। पहला वो जब ये यंग वन है एंड द सेकेंड जब ये मैच्योर है, राइट। सो यंग वन को बोलते हैं जुवेनाइल फेस, राइट, और मैच्योर को बोलते हैं मैच्योर फेस, ठीक है। जुवेनाइल फेस और मैच्योर फेस या फिर मैच्योर गैमेटोफाइट, इसको गैमेटोफाइट बोल लो क्योंकि, और ये हो गया हमारा मैच्योर
फेस या फिर मैच्योर गैमेटोफाइट, राइट। अब ज़रा ध्यान देना, अब मैंने बोल दिया कि मोजेस में भी फ्रेगमेंटेशन हो रही है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे भाई मोजेस में फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे हो रही है, किस फेज में हो रही है। इसमें तो दो फेज है, क्या मैच्योर फेज में हो रही है, क्या यंग वन फेज में हो रही है? बिल्कुल इजी है, ये हो रही है यंग वन फेज के अंदर, ठीक है। किस फेज के अंदर? यंग वन फेज के अंदर हो रही है। जब ये क्या कर रहा होता है, जब ये स्मॉल होता है ना। आखिरकार पहले एक सेल होता है, वो सेल क्या करता है, पहले मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद डिवाइड करता है ना, डिवाइड होके फिर वो नए सेल बनाता है, फिर ये मैच्योर होते हैं, है ना। मैच्योर होने के बाद ये सेल आगे डिवाइड करते हैं, मोस्टली यही चलता है। लेकिन मोजेस में ऐसा नहीं है। मोजेस में जब यंग सेल रहता है, छोटा रहता है, तभी वो डिवाइड कर जाता है, डिवाइड करके ये एक छोटा सेल रहा, ठीक है, और ये एक अलग सेल रहा। ये जो सेल डिवाइड कर चुका, यही सेल अब मैच्योर हो जाएगा, और ये जो छोटा सेल है ये अगेन फिर से डिवाइड करके एक और सेल बना देता है, और जो ओल्ड सेल है फिर ये मैच्योर हो जाएगा, और मैच्योर होने के बाद वो अपना लीफी फॉर्म में चला जाएगा, यानी एक लीफ बना लेगा, जो मोजेस में देखने को आपको मिलती हैं, ठीक है। तो मैच्योर फेस में लीफ आ जाता है, इसको लीफी फेस भी बोलते हैं, इसको यंग वन फेस भी बोलते हैं, या फिर जुवेनाइल गमेटोफाइट भी बोला जाता है। तो मोजेस में फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे प्रेजेंट है और किस स्टेज पे प्रेजेंट है, इसके बारे में आपको पता चल गया होगा। अब हम आगे बात करेंगे रीजनरेशन की। रीजनरेशन, रीजनरेशन का मतलब क्या है कि एक सेल है, वही बात है कि एक सिंपल सा सेल है, ये डिवाइड कर गया, और डिवाइड करने के बाद इस सेल ने एक नए लिविंग सेल को बना दिया है, दो नए सेल्स को बना दिए हैं, और ये बाद में ये भी मैच्योर हो गए हैं। मैच्योर होने के बाद ये भी डिवाइड कर जाएंगे, है ना। तो आप बोलोगे कि सर रीजनरेशन और फिशन में या फ्रेगमेंटेशन में फ़र्क क्या रहा? तो बिल्कुल इजी सी बात है, रीजनरेशन फाउंड ओनली इन एनिमल्स, फाउंड ओनली इन एनिमल्स, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब एक चीज़ ध्यान देना, इसीलिए रीजनरेशन को ट्रू रीजनरेशन भी बोला जाता है, ट्रू रीजनरेशन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? ट्रू रीजनरेशन भी बोलते हैं। इस चीज़ को नोट डाउन कर लेना, रीजनरेशन, ऑलराइट। ट्रू रीजनरेशन ओनली फाउंड इन द एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स, जो कि एनिमल की कैटेगरी में है, ठीक है। और फ्रेगमेंटेशन और फिशन से अलग है, क्योंकि ये एक एनिमल सेल में होता है। लेकिन जो हमारे फिशन थे, फ्रेगमेंटेशन थे, बडिंग थे, या फिर कोई और आगे आपको डिफाइन करने को मिल जाए, ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं? ये सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल सेल्स में हो सकती हैं, प्लांट में हो सकती हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म हमारे सराउंड में ऐसे भी हैं जो कभी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसा कि हमने पहले बात कर ली थी। तो ऐसे एनिमल्स को, ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? उनको स्टेराइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स, राइट, स्टेराइल ऑर्गेनिजम्स। ज़रा हम बैक चलते हैं, आपको थोड़ा सा याद आ जाए, ठीक है। ऑलराइट, सो रिप्रोडक्शन के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि इनफर्टाइल है, कुछ कई ऑर्गेनिजम्स में ये नहीं हो सकती। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, इसीलिए रिप्रोडक्शन को क्या नहीं लेते? ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी के तौर पे नहीं लेते, क्योंकि रिप्रोडक्शन सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती। दैट्स वाई इट इज़ नॉट इन ऑल इंक्लूसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा इसको, नॉट recognize as all inclusive property। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट्स थे सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसको आप नोट डाउन रखना। दीज आर वेरी कंपल्सरी एंड इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं ग्रोथ के ऊपर।
ठीक है, तो इतना आपको क्लियर है, ये भी सेक्शन आपका क्लियर है। यहाँ पर बात कर लेते हैं ग्रोथ के बारे में। नाउ लेट्स वी विल टॉक अबाउट द ग्रोथ। ग्रोथ क्या है बेटा? इंक्रीज इन साइज, मास प्लस नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, सो ग्रोथ क्या होती है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का वो कैरेक्टरिस्टिक जिसमें इंक्रीज इन साइज भी हो रहा हो, साइज के साथ मास भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ सेल्स भी बढ़ रहे हैं। लेकिन ग्रोथ हमें पता है नॉन लिविंग एंटिटी में भी हो रहा है। नॉन लिविंग एंटिटी, दिस ऑल्सो टेक्स प्लेस इन नॉन लिविंग एंटिटी। जैसे सॉइल में तो क्या वाटर नहीं बढ़ सकता? वाटर भी बढ़ जाता है ना। ग्लेशियर लगातार पिघले जा रहे हैं और पानी बढ़ता जा रहा है समुद्रों का, राइट। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जब भी ग्रोथ होगी वो कैसी रहेगी? वो पॉजिटिव रहेगी, इंक्रीज रहेगी, इरिवर्सिबल रहेगी। यहां पर लिखते हैं लिविंग में एंड नॉन लिविंग में। जब भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगी तो वो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, ठीक है, और इरिवर्सिबल रहेगी। सेकंड पॉइंट क्या है उसका कि वो क्या रहेगी? यहां से इसको रब करते हैं, इरिवर्सिबल, राइट। यानी कि एक बार ग्रोथ होने के बाद ऐसा नहीं है कि सेल पहले छोटा था, बाद में वो सेल बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया और अगेन फिर से वो स्मॉल हो गया, ऐसा नहीं होता कभी भी, ठीक है। लेकिन नॉन लिविंग एंटिटी में जब भी ग्रोथ होगी तो वो क्या रहेगी? उसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? पहले तो ये पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव भी रह सकती हैं, नेगेटिव भी रह सकती हैं, और दूसरा ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर्सिबल, ठीक है, क्योंकि ऐसा है अगर अर्थ की क्रस्ट पे सॉइल बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो एयर चलने की वजह से वही सारी सॉइल यहाँ से कम भी तो हो सकती है ना। पहले इंक्रीज हो गई थी, अब डिक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर ग्रोथ हो रही है तो वो रिवर्सिबल हो सकती है। ऑलराइट, अब आगे बात कर लेते हैं ऑर्गेनिजम्स ग्रो कैसे करते हैं। अब बात करते हैं थोड़ी अलग से कि ऑर्गेनिज्म है, इनमें ग्रोथ हो रही है ना। ग्रोथ हो रही है मतलब कि क्या हो रहा है? सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, सेल का साइज भी बढ़ रहा है। अब सेल डिवीजन कैसे होता है? दो मेथड है सेल डिवीजन होने के, ए माइटोटिक, या तो उसमें ए माइटोसिस हो सकती है या उसमें माइटोसिस हो सकती है। याद रखना, ए माइटोसिस और माइटोसिस क्या है इसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं। याद रखना, मेयोसिस एक और अलग से इसमें एक वर्ड देखने को आपको मिल जाता है, आपको इसके बारे में ऑब्वियसली पता होगा, लेकिन हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। मेयोसिस, मेयोसिस कभी भी ग्रोथ में हेल्प नहीं करती, ठीक है। मेयोसिस जब भी होगी, क्योंकि मेयोसिस की वजह से कभी भी मास नहीं इंक्रीज करता और साइज नहीं इंक्रीज करता, ठीक है। मेयोसिस एक डिग्रेड प्रोसेस है। अगर इसमें ह्यूमंस में जब मेयोसिस होती है, कहाँ होती है मेयोसिस? हमारे जेनिटल ऑर्गन्स में होती हैं, वहाँ पर स्पर्म बनते हैं, ओवन बनते हैं, है ना। तो हमेशा क्या है, क्रोमोसोम नंबर हाफ रह जाता है। कितना रह जाता है? 23 एंड 23 रह जाता है, इसके बारे में आपको पता ही है। तो हमेशा, लेकिन उसकी वजह से मास तो नहीं बढ़ता ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके जेनिटल ऑर्गन्स का मास काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हो, कभी नहीं ऐसा होता। इसलिए मेयोसिस को कभी भी ग्रोथ के सेक्शन में नहीं लिया जाता, इसको सेपरेट रख देते हैं। लेकिन ए माइटोसिस और माइटोसिस से हमेशा ग्रोथ होती है। माइटोसिस क्या है कि हमारी बॉडी में जितनी भी ग्रोथ हो रही है, हमारे नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर 46 थे, ये डिवाइड करते हैं अगेन 46 और 46 दो सेल्स बनाते हैं। तो सेम काइंड ऑफ जब सेल बढ़ रहे हैं
तो ऑब्वियसली सी बात है, इनको जगह ज़्यादा चाहिए रहने के लिए, जगह ज़्यादा चाहिए तो मास इंक्रीज कर रहा है, वेट इंक्रीज कर रहा है और साइज भी इंक्रीज कर रहा है, तो ग्रोथ भी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। एमाइटोसिस क्या है? एमाइटोसिस के अंदर सेल ने ग्रो तो किया, डिवाइड भी किया, लेकिन उसके अंदर किसी भी तरह के क्रोमोसोमल फॉर्मेशन नहीं हुई, नो क्रोमोसोमल फॉर्मेशन। प्लस में, ठीक है, कोई क्रोमोसोम नहीं बना तो नो स्पिंडल फॉर्मेशन। ऑलराइट, इसको नोट डाउन कर लेना कि एमाइटोसिस और माइटोसिस के अंदर क्या फर्क है कि एमाइटोसिस में कभी भी क्रोमोसोमल नंबर नहीं बनते, क्रोमोसोम्स नहीं बनते, और दूसरा स्पिंडल फॉर्मेशन भी इसमें नहीं होती। तो सेल क्या करेगा? सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये डायरेक्ट ही डिवाइड कर जाएगा सेल, ठीक है, और अलग से 2 सेल क्रिएट कर लेगा। ठीक है, इतना नोट डाउन कर लेना। ठीक है, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। मेयोसिस कभी नहीं थी। ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। एक चीज़ यहाँ पर स्पेशली आप नोट डाउन करना इसी में ही कि प्लांट में ग्रोथ कैसे हो रही है। जो भी प्लांट में ग्रोथ हो रही है, आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा आपकी बुक के अंदर, इसी टॉपिक में, इसी चैप्टर में, कि ग्रोथ ऑफ द प्लांट, ग्रोथ ऑफ द प्लांट इज ए is due to growth of the plant is due to metabolism ऑलराइट। सो मेटाबॉलिज्म है। अब इसमें देख लेते हैं ग्रोथ ऑफ द प्लांट ड्यू टू मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? बिल्कुल ठीक है, उसमें कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिसकी वजह से प्लांट में ग्रोथ हो रही है ना। अगर वो केमिकल रिएक्शन ना हो, फोटोसिंथेसिस जैसी प्रोसेस जिसमें इंक्लूडेड है ना हो, तो इसमें ग्रोथ भी नहीं होगी, प्लांट डेड हो जाएगा। ठीक है, ज़रा सा इसी को आगे डिफाइन करके देख लेते हैं। एक चीज़ ध्यान देना, अगर एनाबॉलिज्म जो हमने आगे पहले पढ़ लिया है बराबर रहे कैटाबॉलिज्म के, तो ग्रोथ क्या रहेगी? तो नेट ग्रोथ ऑफ द एनिमल और प्लांट विल बी 0। नेट ग्रोथ क्या रहेगी? नेट ग्रोथ, ये कंपटीशन लिहाज से काफ़ी कंपल्सरी है, इसको ज़रा ध्यान से नोट डाउन कर लेना। ठीक है, एनाबॉलिज्म प्रोसेस अगर कैटाबॉलिज्म में बराबर रहेगी प्लांट के अंदर, तो क्या रहेगी? नेट ग्रोथ ऑफ द प्लांट या एनिमल 0 रहेगी। पर क्योंकि हम यहाँ पर प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम स्पेसिफिकली प्लांट के ऊपर ही बात करते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, आगे बात करते हैं। अगर एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से ज़्यादा हो जाए, अगर एनाबॉलिज्म ग्रेटर देन कैटाबॉलिज्म, राइट, तो क्या हो जाएगा? अब हमें पता है एनाबॉलिज्म क्या है, एक फॉर्मेशन प्रोसेस है। क्या है एनाबॉलिज्म? फॉर्मेशन प्रोसेस है। तो अगर ये फॉर्मेशन है और फॉर्मेशन ज़्यादा हो रही है, तो ग्रोथ क्या कर जाएगी? इंक्रीज। ऑलराइट, पॉजिटिव ग्रोथ आएगी। क्या रहेगी? पॉजिटिव ग्रोथ। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर एनाबॉलिज्म लेस देन कैटाबॉलिज्म, तो ग्रोथ क्या रहेगी? अब यहाँ पर ग्रोथ नेगेटिव रहेगी, याद रखना। क्यों? क्योंकि जितनी चीज़ें फॉर्म कर रही हैं, बन रही हैं, उससे ज़्यादा तो डिग्रेड कर रही हैं। 2 बनाई, अगर मान लो 10 फॉर्मेशन हो रही है 10 चीज़ों की, तो 10 फॉर्मेशन हो रही है, तो कैटाबॉलिज्म क्या है? टूट ज़्यादा रही हैं, 20 टूट रही हैं। ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब उसमें पहले से पड़ी हुई चीज़ें कुछ रहे, है ना। मान लो पहले से पड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर 50 थी, 10 बन रही थी उसमें से, है ना, और रिड्यूस कितनी हो रही है? 20 रिड्यूस हो रही है, तो ग्रोथ यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। 10 यहाँ से चले जाएंगे और 10 यहाँ से चले जाएंगे। ऑलराइट, ग्रोथ विल बी डाउन, नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी। इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ के ऊपर।
एक छोटा सा टॉपिक है जो कि आपके कंपटीशन लिहाज से काफ़ी ज़्यादा कंपल्सरी और इम्पॉर्टेंट रहेगा। ज़रा लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। इसको हम डेफिनेट प्लांट ग्रोथ, राइट, एंड दिस इज एनिमल ग्रोथ। ठीक है, प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ के ऊपर अगर हम बात करें तो पहली चीज, प्लांट में जब भी ग्रोथ होगी अनलिमिटेड होगी, और अनलिमिटेड के साथ इनडेफिनाइट, और अनलिमिटेड है, इनडेफिनाइट है और इनडिटरमाइन है, राइट। जबकि एनिमल्स में ग्रोथ कैसी होती है? क्या एनिमल्स में अनलिमिटेड ग्रोथ होती है? ऐसा है कोई एनिमल ग्रो कर गया, एनिमल पैदा हुआ और बढ़ता ही जा रहा है, बहुत बड़ा हो गया, ऐसा तो कभी नहीं होता है ना। तो हमेशा इसमें क्या रहेगी? लिमिटेड ग्रोथ रहेगी एनिमल्स के अंदर। क्या इसकी प्रॉपर्टी आगे इंडेफिनाइट की प्रॉपर्टी क्या? उसकी शेप इंडेफिनाइट है, कैसे भी ग्रो कर जाएगा, ऐसा तो कभी नहीं होता। डेफिनाइट रहेगी, ऑलराइट। उसके बाद इनडिटरमाइन के बारे में बात करते हैं। क्या इनडिटरमाइन रहेगी, प्रिडिक्टेड रहेगी या नहीं रहेगी? ये प्रिडिक्टेड रहेगी, डिटरमाइन रहेगी, ठीक है, प्रिडिक्टेड रहेगी, डेफिनेट शेप रह सकती है और लिमिटेड ग्रोथ होगी, एनिमल के फीचर्स है। जबकि प्लांट में ऐसा ऑपोजिट है। एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है, इसको मैं स्पेशली आपको लिखवा देता हूँ, वैसे कहीं और मिलेगा नहीं आपको ये। हमने लिखा कि प्लांट का फीचर है कि उसमें अनलिमिटेड ग्रोथ रहेगी। तो ऐसा है कि प्लांट के सारे पार्ट्स में अनलिमिटेड ग्रोथ रहेगी? नहीं। अगर प्लांट में एक लीफ बन गया तो क्या ये लीफ बढ़ता ही चला जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। इसमें कोई भी फ्रूट बन गया है तो फ्रूट बढ़ता ही चला जाएगा? नहीं, डेफिनेट शेप रहेगी, है ना। लेकिन क्यों? क्योंकि प्लांट की जो है ब्रांचेस लगातार इंक्रीज करती रहती हैं एवरी टाइम। और प्लांट में एक और चीज़, क्या प्लांट के सारे ही पूरे होल प्लांट में ग्रोथ होती रहती है? कभी ऐसा होता नहीं है। जब भी प्लांट में ग्रोथ होगी तो सिर्फ उस वाले पोर्शन के अंदर ग्रोथ हो सकती है जहां पर स्टेम सेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स या स्टेम सेल्स जहां पर प्रेजेंट रहेंगे वहीं पर ग्रोथ होगी। यहाँ पर ऐसा नहीं है ये वाला पार्ट भी इंक्रीज कर जाएगा, नहीं। वो बाय प्रोडक्ट है कि ये ग्रो करेगा तो ये भी कर जाएगा, है ना। ये मास इसमें इंक्रीज करता रहता है, ये आगे इंक्रीज करता रहता है, दैट्स वाई। लेकिन ऐसा कभी नहीं है, तो इस चीज़ को स्पेशली ध्यान रखना। आगे बात कर लेते हैं इसके बारे में, लोकलाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। लोकलाइजेशन इसमें है क्या? लोकलाइजेशन क्या है? और डिफ्यूज, यहां पे क्या है? डिफ्यूज। प्लांट में जब ग्रोथ हो रही होती है तो वो लोकलाइज्ड रहती है, स्पेशल लोकेशंस पे रहेगी। जैसे मैंने आपको अभी बताया है ना कि कुछ खास तरह के स्टेम सेल्स रहते हैं प्लांट में जिनमें ग्रोथ हो रही होती है। ऐसा नहीं है कि होल प्लांट के अंदर ग्रो कर जाएगी, प्लांट है तो सारे का सारा ग्रो करता ही रहेगा, नहीं। खास किस्म के सेल्स होते हैं, जब तक ये सेल्स प्रेजेंट है प्लांट में ये ग्रो करेगा। तो यानी कि लोकेशंस होती हैं कुछ खास जो ग्रो करती हैं। लेकिन एनिमल में ऐसा नहीं है। एनिमल्स में अगर एनिमल ग्रो कर रहा है तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी ही, यहाँ पर मैं एक छोटा सा ह्यूमन बना देता हूँ, ठीक है। तो इसकी पूरी की पूरी बॉडी ही क्या करेगी? ग्रो करेगी, है ना, फुल बॉडी, होल बॉडी। ऐसा तो नहीं है ना भाई इसकी टांगे बढ़ जाएं या हाथ बढ़ जाएं, ऐसा तो देखने में, ऐसा तो कभी मिलता नहीं देखने में, है ना। समटाइम्स ऐसा हो जाता है बिकॉज ऑफ सम डिजीज और सम मिसफंक्शन ऑफ द सेल्स, राइट। सो लोकलाइजेशन है। और एनिमल्स में क्या फीचर है ग्रोथ का कि ये डिफ्यूज रहता है, पूरी की पूरी बॉडी में होता है, प्लांट में स्पेसिफिक लोकेशंस पे रहेगा। आगे बात कर लेते हैं, इसमें मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट रहते हैं, है ना, जैसा कि हमने अभी देख ही लिया। तो इसको आप लिख लो, इसमें क्या रहेंगे? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं,
ठीक है, जो ग्रोथ करने में हेल्प कर रहे हैं। आगे हम बात कर लेते हैं प्लांट की ग्रोथ कैसी होती है, इरिवर्सिबल है। ठीक है, प्लांट में और एनिमल में दोनों में ही इरिवर्सिबल है। ऐसा तो नहीं ना एनिमल भी स्मॉल हो जाए, छोटा हो जाए, ऐसा तो कभी नहीं होता। ज़रा बात आगे कर लेते हैं ग्रोथ इन ऑर्गेनिज्म की, एक अलग टॉपिक बना लो इस चीज़ का, ग्रोथ इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, और साथ में क्या, ग्रोथ इन नॉन लिविंग एंटिटीज, क्योंकि आफ्टर ऑल हमने ये भी तो देखा है कि नॉन लिविंग एंटिटीज, क्योंकि सर ने जब उसके बारे में बात की कि कुछ सॉइल भी इंक्रीज कर जाती है, वाटर भी इंक्रीज कर जाता है, तो हम उसे कैसे पीछे छोड़ देंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चलो इनमें ग्रोथ देख लेते कैसी है। पहली, ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ इरिवर्सिबल है। ठीक है, और एंटिटीज में ग्रोथ कैसी है, रिवर्सिबल है। हम इसके बारे में अभी बात कर चुके हैं, राइट। थोड़ा सा इसको खत्म करने से पहले ध्यान से देख लेते हैं। आफ्टर दैट इंटरनल, एक खास फीचर है यहाँ पर कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब भी ग्रोथ होगी डिफाइंड फ्यूचर है। क्या, उनमें इंटरनल ग्रोथ रहेगी, इंटरनल ग्रोथ। अब यहाँ पर और लेकिन नॉन लिविंग एंटिटीज में हमेशा एक्सटर्नल ग्रोथ रहेगी, राइट। अब एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि डेफिनाइट फीचर के बारे में, तो क्या हम यहाँ पर ग्रोथ को डेफिनेट फीचर ले सकते हैं, नहीं ले सकते, है ना, क्योंकि वो तो नॉन लिविंग एंटिटी में भी हो रही है। लेकिन अगर हम बात करेंगे इंटरनल ग्रोथ की, तो ये एक स्पेशल फीचर आ जाता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। हम इसको यहाँ पर क्या बोलेंगे, डेफिनाइट फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी किसका, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का, है ना, क्योंकि डेफिनेट है तो ऑब्वियसली सी बात है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ही इसमें आएंगे। हो राइट, तो आई होप इतना आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, इसके बारे में और अच्छे से एक्सप्लेनेशन हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और इसको शेयर ज़रूर करना एंड रिपीट करके ज़रूर देखना। आपके सभी डाउट्स सभी इसी ही टॉपिक में, इसी ही क्लास में क्लियर करते चलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन बिहाफ। ओके, थैंक यू।